यह ऑडियो समरी क्लास 12 हिंदी के बिहार बोर्ड के चैप्टर सिपाही की माँ जिनको लिखे हुए हैं मोहन राकेश जी। तो यह ऑडियो समरी को आप कोई भी काम करते समय, कहीं जाते समय भी सुन सकते हैं। जिस प्रकार से आप म्यूजिक सुनते हैं और एक बार सुनने के बाद ही आपको याद हो जाता है वह म्यूजिक, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप एक बार इस समरी को सुन लेंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे और आपको हमेशा यह कान में गूंजते रहेगा यह समरी। और इस समरी में टोटल आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है और खास तरह का यह ऑडियो समरी है जो हर एक स्टूडेंट कोई भी काम करते समय भी सुन सकते हैं। तो सिपाही की माँ चैप्टर एक एकांकी है जिनको लिखे हुए हैं मोहन राकेश जी। तो बाकी चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी आगे बढ़ने से पहले हम लेखक का कुछ परिचय देखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में लेखक परिचय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम मोहन राकेश जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 8 जनवरी 1925 ईस्वी और इनका निधन हुआ है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी। इनका जन्म स्थान है जंडीबाली गली, अमृतसर, पंजाब और इनका बचपन के नाम है मदन मोहन गुगलानी। इनके माता के नाम बच्चन कौर एवं पिता के नाम करमचंद्र गुगलानी है। इनके पिताजी पेशे से एक वकील थे और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव भी थे। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा हुई है MA संस्कृत लाहौर से और ओरिएंटल कॉलेज से जालंधर से है, MA हिंदी में किए हुए हैं। तो और इनकी बहुत सारी कृतियाँ बाकी लेखक की तरह भी है, लेकिन हम प्रमुख कृतियाँ अगर मोहन राकेश जी का बात करें तो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, औलाद का आकाश, वारिस, सभी यह जो है कहानी संग्रह है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे सभी नाटक है। पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी सभी एकांकी है। तो ये रही इनकी कुछ कृतियां एवं लेखक परिचय जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एकांकी की तरफ बढ़ते हैं, यानी सिपाही की माँ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू में हम आपको एक बात बता दें, आप मूवी देखते हैं, बिल्कुल देखते होइएगा। जिस प्रकार से मूवी को शुरुआत होने में सभी एक्टर का नाम बता दिया जाता है कि यह मूवी में कौन एक्टर क्या रोल निभाएगा, क्या पापा के रोल निभाएगा, क्या हीरो रहेगा, कौन चाचा रहेगा, कौन मामा रहेगा। इस तरह से शुरू में ही सभी कैरेक्टर का नाम और पिक्चर के साथ दिखा दिया जाता है। उसी तरह सिपाही की माँ चैप्टर एक मूवी की तरह आप इंजॉय के साथ सुनिएगा और एकदम आपको मूवी की तरह इमेजिनेस होगा, ठीक है। तो शुरुआत में यह जो है ना कुछ एक्टर का नाम यानी पात्र का नाम बताया गया है, जैसे बिस्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू, लड़की 1, लड़की 2, मानक, सिपाही। तो इसमें अभी तो पता नहीं चलेगा वैसे कौन एक्टर का क्या काम है, लेकिन जब चैप्टर हम पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे और मूवी दिखाएंगे आपको, तो सभी का एक्टर का पता चल जाएगा कि कौन एक्टर इस एकांकी में क्या पात्र निभाया है। तो चलिए ना शुरू करते हैं। तो देहात के घर का आंगन अंधेरे और सिलदार, आंगन के बीचों बीच एक खस्तहाल चरपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चरपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडिया पड़ी है। सामने एक लड़की का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठने पर बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी चरके पर सूत काटती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है और बाल सब सफेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की है, बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरके की आवाज और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है और फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि मुन्नी और बिस्नी कौन है। यानी मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी है जो कि 14 वर्ष की है और जो है अपने भैया की चिट्ठी के लिए इंतजार कर रही है। तो मुन्नी कहती है पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछकर आती हूँ। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंख मूंदकर हाथ जोड़ लेती है। कबूतर की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंख खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौटकर आती है। बिस्नी क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी? मुन्नी हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी की चेहरे
रेखाएं की गाढ़ी हो जाती है। बिस्नी ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई है। बिस्नी, ये मुँह जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरे मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही न लिखे। पहले हर 15 रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मुन्नी, माँ, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। मुन्नी, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही न मिलती हो। बिस्नी, इतनी भी फुर्सत नहीं कि माँ को 4 हरफ लिख कर दे, और उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे को ठंडक पड़ती है। माँ के कोने 2-4 जिनके सहारे वे प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाह फैलाकर उन पर सिर रख देती है। मुन्नी, तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निःसंतावत बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई से समेटने लगती है। मुन्नी धोती तह करते हुए बीच में रुककर, ब्रह्मा कहाँ यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? बिस्नी, चौधरी कहता था कि कई कोस दूर है। जाने चौधरी को पता भी है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है वह कह देता है। मुन्नी, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहाँ जाते हैं। बिस्नी, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुन्नी, ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाली जहाज डूब गया तो? बिस्नी, ऐसी काली जबान न बोल, मुंह अच्छा न हो तो बात तो आदमी अच्छी करे। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? मुन्नी संकोच के साथ, माँ, पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। बिस्नी, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो गया, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई। वह यहाँ बैठ ही सब कुछ जानता है। अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता हो। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से प्रोसिन कुंती आंगन में आती है। अंधेरे होने पर भी उसके चेहरे पर स्वस्थ की लाली झलकती है। कुंती, बिसंदेई, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी, हाँ कुंती। चरखा पुनी अलग हटा देती है। कुंती उसके नजदीक चरपाई पर आ बैठती है। कुंती कहते हैं, आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। बिस्नी, यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहाँ वाले को पता है कि यहाँ वाले को पता है? चौधरी रोज घर बैठे खबरें गढ़ता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जोजी आए कह दे, यह सब सच थोड़ी ना होगा। कुंती, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए, आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। धनो भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीजें जैसे विलायत चली गई हो। तूने अभी इसके लिए कोई वर घर देखा है या नहीं? बिस्नी, वर घर देखकर ही क्या करना है? कुंती, मानक आए तो कुछ भी हो, तुझे पता नहीं आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। कुंती, पर तू देख, 14 की तो हो गई, अब घर में रहकर और कितनी बड़े करेगी। मेरी धनों का अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में कभी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता नहीं। बिस्नी, नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए हैं।
कुंती, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसंदेई, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है कि लड़ाई तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि। दीनू कुम्हार हंडिया का चलता फिरता ढांचा है। बाहर से हाँफता हुआ आता है। उसके सिर के ओर दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी में सने हुए हैं। दीनू, मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गई। बिस्नी, किस बात की हद हो गई? इतना हाँफ क्यों रहे हो? दीनू, बताने की बात नहीं, तू बाहर निकलकर अपनी आंख से ही देख ले। बिस्नी, कुछ बताएगा भी? बात क्या है? दीनू, बात क्या है? तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई। बिस्नी, क्या फिर वह चौधरी की बेब? दीनू, नहीं, उसकी बात नहीं है। 2 जवान छोकरिया आज कहीं से आई है। उनका ऐसा पहनावा है कि तुमसे क्या कहूँ। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टीट फीट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतने जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है। मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू मुड़कर, वे तेरे घर की तरफ ही आ रही है। मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना देता हूँ। दीनू बाहर चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुकता आंख से बाहर की ओर देखती है। 2 बर्मी लड़कियां बाहर से आती है। वे जांग तक लंबे फ्रॉक पहने हुए हैं। दोनों के हाथ में एक एक थैला है। कुंती बिस्नी की कान में फुसफुसाकर, ये लड़कियां क्रिस्टान है। बिस्नी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। कुंती उसी स्वर में, क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घर में रखती है और आप बाहर घुमाती है। लड़की 1, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए मांझी, परमात्मा आपका भला करेगा। लड़की 2, हम रिफ्यूज है मांझी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। लड़की 1, हम लोग रंगून से आ रहे हैं। 1000 लोगों ने हजारों लोगों ने वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। हमारे 2 भाई रास्ते में मर गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माजी, आपकी जान की दुआ। कुंती बिस्नी की कान के पास, यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। बिस्नी लड़कियां के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, हैरी तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही है? देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। लड़की 1, पहले जब घर बार था तब और बात थी मांझी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही सहारा है। जापानी जहाजों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया। रोज वहाँ गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती हैं मांझी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। फौजी को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रह रहा है। मुन्नी जरा आगे आकर, माँ यह कहती है कि इनके मुल्क में बहुत लड़ाई हो रही है, इनसे पूछो ब्रह्मा इनके मुल्क से कितने दूर है। लड़की 2, हमारे मुल्क का नाम ही ब्रह्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग ब्रह्मा से आई हो? लड़की 1, हाँ माँ जी, हम लोग ब्रह्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जान चली गई है। जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भाग कर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले गए माजी, आज हम लोग आप लोगों को ही असहारे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोग के घरों में मिल जाता है उसी से अपना जीवन कट जाता है। बिस्नी बात काटकर, क्यों री ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। लड़की 1, वहाँ दिन रात आग बरसती है माजी, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान बचाकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे। मुन्नी तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चढ़ के आई हो? लड़की 1, जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती थी। हम में से एक औरत एक दलदल में फंसी रह गई और वहीं मर गई। मुन्नी माँ यह कहती है कि वहाँ से पैदल आई है और चौधरी कहता है कि वहाँ पानी वाले जहाज से जाते हैं। लड़की 1, जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों को रास्ते में ही डुबा देते हैं और हम लोगों को जहाज मिलते भी नहीं। जहाज तो सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। बिस्नी सिहर कर, जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज में आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। लड़की 1, फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं मांझी, जहाजों में लड़ाइयाँ होती है। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और इधर से अंग्रेजी के जहाज, ऊपर से हवाई जहाज वार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। बिस्नी की चेहरे पर रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। वह चरखे की ओर अपनी खींचने का प्रयत्न करती है पर उसके हाथ जैसे निशक्त हो रहे हैं। मुन्नी
तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते में फौजी नहीं भाग कर आ सकते। लड़की 1, नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज कर छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बिस्नी सिहर कर, हाय री, फौजियों को भागने की क्या जरूरत, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भागकर क्यों आएगा, वे इतने अनजान थोड़ी है। लड़की 2, अब के बच्चे की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। कुंती, यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। बिस्नी मुन्नी सामने आ जाती है। बिस्नी, जा अंदर से हंडिया से कटोरी भर के चावल ले आ। मुन्नी अंदर चली जाती है और कुंती असंतोष पूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। कुछ क्षण खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों री, ब्रह्मा से यहाँ तक के कितने दिन का पैदल रास्ता है। लड़की 1, दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुँच जाए तो महीनों 20 दिन में पहुँच जाए और ना पहुँचे तो कभी ना पहुँच पाए। एक तो रास्ते में इतने जंगल है, फिर जंगली जानवर, और फिर पता नहीं दुश्मन का फौज कब मोर्चा कर दे। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी, हमने रास्ते के सैकड़ों सिपाहियों को गोली सड़ी लाखें देखी है, और यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है, वहाँ जापानी सिपाहियों को। सिहर कर उसकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। बिस्नी बिलहल स्वर में, हाय रे, बस करो। अपने पल्ले में आंख छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। लड़की 1, अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चरपाई सरकार कर बिस्नी के मोड़े के बहुत पास आ जाती है। कुंती बिस्नी की कंधे पर हाथ रखकर, बिसंदेई। बिस्नी पल्ले से आंख पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। कुंती, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है, क्या पता ये ब्रह्मा से आई है या कहाँ से आई है, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा नहीं लग रहा है रे राम। लड़कियां है कि मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी बिस्नी की घुटने के सहलाते हुए, माँ, मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को, तुम्हें तो उतनी ही फिक्र होगी ना। बिस्नी आंख पोंछती हुई, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ, मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। मुन्नी, और क्या पता माँ, भैया आप चिट्ठी लेकर आ रहे हैं और इसलिए उन्होंने चिट्ठी ही ना लिखी हो। बिस्नी ठंडी सांस लेकर, क्या पता। मुन्नी, मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आ जाएंगे। बिस्नी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुंती अपनी ही सोच जगा कर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी उनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। बिस्नी, क्या मालूम। मुन्नी की ठंडी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साट लेती है और कहती है, बिस्नी, तेरा दिल कहता ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो आप ही आ जाएंगे। मुन्नी लार से माँ के गले में बांह डाल लेती है। बिस्नी उसे चूमकर और साथ सटा लेती है। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, वहीं आंगन, समय रात, दोनों चरपाई आंगन में बिछी है। दाई और चरपाई पर मुन्नी हथेलिया पर चेहरा टिकाकर बैठी है। उस चरपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चरपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर दोपहर सूती केस फरा है। बिस्नी जलती हुई डिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है। बिस्नी पास आकर, तू अभी सोई नहीं। मुन्नी चौंक कर, मुझे नींद नहीं आई माँ, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपनी टांग पर कर लेती है। बिस्नी, इतनी रात चली गई, मुझे अभी नींद नहीं आई। मुन्नी, तुम भी तो अभी तक जग ही रही हो ना। मुन्नी बिस्नी, मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती, अब सो जाकर सवेरे उठकर गोबर लाना है। बिस्नी अपनी चरपाई पर आ बैठती है। मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण निसंतवत रहती है। मुन्नी करवट बदलकर, माँ, आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। बिस्नी अनावश्यक भाव से, अच्छा। मुन्नी, उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतिया की कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। बिस्नी, अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा रही है तो सवेरे नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। बिस्नी डिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी केस ओढ़कर लेट जाती है। उसके डिबरी बुझते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है। साथ
ठिंडिया की चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर तक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने की शब्द सुनाई देती है और कई व्यक्तियों के कहारने की आवाज आती है। बिस्नी चौंककर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। बिस्नी, मानक, इधर उधर देखकर। मानक, कुछ ऐसा सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही थी। घबराए हुए स्वर में, मानक। बाहर से एक आहट व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। माँ। बिस्नी चरपाई से उठ पड़ती है अस्वस्थ भाव से। तो सचमुच ही तू है मानक? कहाँ है बेटा? सुनसान में झिलझिलिया के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी असवंत भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी की पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। मानक। उसका सिर गोदी से लेकर आवेगवश उस पर सिर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। मानक। माँ। बिस्नी उसका सिर हाथों से लेकर विश्वास स्वर में, तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? क्या हुआ है तुझे? मानक। मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। बिस्नी, दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधे होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। मानक। वह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वह मरा नहीं, वह जिंदा है। वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसका मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वह रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी। बिस्नी, तू उठ, चरपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक। दूध नहीं, पानी। और यही वह अभी यहाँ आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह तो नहीं आ रहा। बिस्नी व्यक्तापूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिस्नी, नहीं बेटा, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ, आराम से चरपाई पर लेट जा। मानक। नहीं, पानी। बिस्नी पल भर से असमंजस्य में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। बिस्नी, यह ले बेटा पानी, आराम से पीना। छोटे छोटे घूंट करके नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है। पहले थोड़ा कुछ खा लेता। मानक। नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती। पानी। बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर खटपटा पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हर्ष स्वर सुनाई देती है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सहर कर माँ के नजदीक हो जाता है। बिस्नी उसे बाहों से समेट लेती है। मानक। यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया, वह देख। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर देखता है। हाथ फिर हर्ष स्वर सुनाई देता है और वह फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिस्नी मानक का हाथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। सिपाही, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखते नहीं यह मुर्दा है। बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने की जरूरत करता है। मानक। यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, माँ बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। बिस्नी उसे और साथ सटाकर अस्वस्थ स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, मैं जाती हूँ तो तुझे कैसा कुछ हो सकता है? सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है? मैं अभी इसका शरीर गोलियां से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। बिस्नी कुंदा से हाथ पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा पर लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेता है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घुसेड़ कर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है? तू इसकी क्या लगती है? बिस्नी, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगा। सिपाही, तू इसकी माँ है, इसे भी घूरकर देखकर, पर तू देखने में तो इसकी बहसी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई में बहसियों की तरह गोलियां चलाता है। इससे न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान है कि जानवर? और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। आगे कहते हैं
कि बिस्नी मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा बहसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता, यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंख से नहीं देखता, मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास ही रहेगा। सिपाही यह घर में रहेगा मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है, वे इसको खोज रहे हैं, मैं इसकी लाश ले जाकर और ले जाऊंगा और साथ में चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। मानक की पैर से ठोकर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती, मैदान में हजारों सिपाहियों मर रहे हैं, यह वहां जाएगा तो भी मारे जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी। फिर मानक को ठोकर मारने लगते हैं और बिस्नी उसकी पांव पकड़ लेती है। बिस्नी नहीं, तू इसे नहीं मार सकता, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार होगा, तेरी भी तो माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है। सिपाही इसके किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, यह देख बटन खोलकर अपना लहू से तरबत सीना देखता है, यह सब घाव इसी के किए हुए हैं, मैं इन घावों में कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। बिस्नी तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसी अच्छी तरह से जानती हूँ, यह किसी की दुश्मनी से लड़ाई नहीं हो सकता, इसे मैं लड़ाई में भेजा था, इसकी बहन अब ब्याह जोग हो गई है, 6 महीने साल में इसके बहन का ब्याह करना है, हमारे घर की हालात बहुत खराब है, अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं इसे कभी लड़ाई पर नहीं भेजता, इस लड़के के सिवा कोई कमाने वाला नहीं है, मैंने सोचा था कि लड़ाई ब्याह जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं भेजूंगा, फिर मैंने इसका भी ब्याह कर दूंगा और इसे अपने पास घर में रखूंगा, मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी, आज यह इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकता हूँ, इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ भी तुझे अपने से अलग नहीं होने देती। सिपाही मेरी माँ, जरा हंसकर, मेरी माँ अब पागल हो गई है, वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है, वह हंसकर कहता है कि थोड़ी दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आ जाएगी, मेरी बीवी ने अभी से ही व्यव का स्वंग बना लिया है, उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह घर में भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल कर दिया, यह अभी तो मेरे खून का प्यासा है, इसकी आंख को देख, इसकी आंख में तुझे वहशियाना चमक दिखाई देगी। बिस्नी नहीं नहीं, इसकी आंख ऐसा नहीं है, इस समय इसकी आंख में ऐसी लगती है पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही तू इसकी आंख का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती, इसका आंख में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंख का रंग नहीं बदलेगा, देख यह कैसे आंख में खून भरकर मुझे देख रहा है। मानक साहस अपने को झटपट कर उठ खड़ा होता है, वह सिपाही को गला दबाने के लिए उसे झटपट से चाहता है पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे को आगे आ जाती है। बिस्नी नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है। बिस्नी नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक विश्वास स्वर में मैं इसे नहीं मारूंगा, रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। माँ बहसी मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ, इस तरह मेरी तरफ क्यों दिख रहा है और उठकर मुझे ठोकर लगा रहा, उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिस्नी नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक बिस्नी को झटपट बीच में हटा देता है। मानक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसकी अभी मार दूंगा, अभी नहीं। बिस्नी नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है पर मानक उसे फिर झटपटा हटाकर बिस्नी चारपाई पर गिरकर हाथ में मुंह छुपा लेती है। सिपाही फर्श की ओर देखता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। मानक मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृति धीरे धीरे परवर्ष होकर जानी विलीन हो जाती है। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, बिस्नी मानक मानक।
और एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही की कहारने शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है और बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी करवट बदल कर उठ सकती है। मुन्नी घबराए हुए स्वर में, माँ। बिस्नी उसी तरह, मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर डिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीले हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चारपाई पर जा बैठती है। मुन्नी, क्या बात है माँ? बिस्नी आंख से हाथ उठाकर चौंधाई सी नजरे से चारों ओर देखती है। बिस्नी कुछ खोजती सी, मानक। मुन्नी, तुम रोज भैया के ही सपने देखती है माँ। मैं तुमसे कहा था ना, अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी, जैसे आत्मात चिट्ठी आएगी और वह आप। मुन्नी, थोड़े दिन में भैया आप भी आ जाएंगे। तुम आप ही कहती है कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए करे और चूड़िया लाएंगे। बिस्नी, करे और चूड़िया? ओ मुन्नी उसे अपने साथ सटा लेती है और आंख से टप टप पानी बरसने लगता है। मुन्नी, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारे और कंतों के करो सभी अच्छे होंगे माँ। बिस्नी आंख बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। बिस्नी, हाँ बेटी, तेरे करे सबसे अच्छे होंगे। मुन्नी, सच्चे मोतिया के करे होंगे न माँ? बिस्नी, हाँ बेटी, सच्चे मोतिया के करे होंगे। उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा देती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चरपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर डिबरी बुझा देती है। उसकी डिबरी बुझते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी की बुदबुदाने का स्वर सुनाई देती है, ताती व लाई लगाई पर ब्रह्मा सहाय, राख नखारे रखिया प्रभु व्यार्थी मिटाई। तो यह रही सिपाही की माँ एकांकी की समरी, जो कि आपको सुनकर टोटल याद हो गया होगा। और इसी तरह आप सभी चैप्टर की समरी सुनना चाहते हैं तो आपको पॉडकास्ट का ऑप्शन इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको टोटल चैप्टर की ऑडियो समरी इंग्लिश का भी मिल जाएगा और हिंदी का भी मिल जाएगा। और सब के सब आप ऑडियो समरी के माध्यम से टोटल चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इसका वीडियो समरी देखना चाहते हैं तो वीडियो समरी भी इस चैनल पर अवेलेबल है। क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। इसका PDF भी हम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग बिहार के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार। तो आप भी इसमें योगदान दीजिए और सभी लोग को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी तरह किसी ऑडियो समरी के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।